हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज है 11 फरवरी 2022 और 11 फरवरी 2022 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपने आप में एक डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, हर एग्जाम के लिए ये वीडियो कारगर है। मेन फोकस दोस्तों इसमें यूपीएससी वाले बच्चों के लिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत फोकस से दोस्तों करंट अफेयर करवाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप नीचे टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वो हमारा चैनल है क्रेजी स्टडी बाय विशाल करके, उस पर आप जुड़ जाइए। वहीं पर आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर देना और साथ में ये बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अभी एस किशोर को दोस्तों कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। दोस्तों, एसएससी को मुझसे बेहतर आप जानते होंगे क्योंकि आप में से कुछ बच्चे जो है एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी दोस्तों भर्ती कराने वाली संस्था है और ये बहुत तरह तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है और बहुत तरह तरह की पोस्ट जो है जारी करती है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, ये कई तरह की पोस्ट जो है ये ग्रेजुएशन लेवल पे और 10th और 8th के लेवल पे जो है ये जारी करती है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जान लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारी एस किशोर को कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान में वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। ठीक है दोस्तों, अब बात एसएससी की है तो एसएससी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होगी। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 में की गई थी। इसके अध्यक्ष जो बन गए हैं वो अब एस किशोर बन गए हैं, तो इतना आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन का टाइप दोस्तों न्यू प्लेसमेंट से यानी नई नियुक्ति से है। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि अभी किस किस को नियुक्त किया है। सबसे पहला फ्रेंड्स, वीएसएससी यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, इसके निदेशक नियुक्त किए गए थे। ये डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद पॉस्को के नए सीएमडी बने हैं, ये एसआर नरसिम्हन बने हैं। उसके बाद एनसीईआरटी के नए निर्देशक यानी डायरेक्टर बने हैं, ये दिनेश प्रसाद सकलानी बने हैं। ठीक है, उसके बाद यूजीसी के अध्यक्ष ये एम जगदीश कुमार को बनाया गया है और आईबीबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इनसेट 4B को निष्क्रिय किया है? तो अभी दोस्तों अपनी इसरो ने इनसेट 4B नामक एक उपग्रह को अभी निष्क्रिय कर दिया है, यानी उसको क्रिया से बाहर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इनसेट 4B एक भारतीय संचार उपग्रह है जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। इसको दोस्तों अभी निष्क्रिय कर दिया है, यानी अपने काम से बाहर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इनसेट 4B ने अपनी सेवा के अंत में पोस्ट मिशन डिस्पोजल किया है, जिसके बाद 24 जनवरी को इसे बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो 24 जनवरी से ही इसको बंद कर दिया गया है। अब इसरो की बात है तो इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथन है। एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष हैं जो कि हाल ही में नियुक्त किए गए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रिमेजनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो अभी संस्कृत मंत्रालय रिमेजनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं, केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय 15-16 फरवरी 2022 को रिमेजनिंग म्यूजियम इन इंडिया पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। ग्लोबल समिट का आयोजन ब्लूमबर्ग के साथ साझेदारी में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लूमबर्ग के साथ मिलकर ये जो समिट है यानी ये जो सम्मेलन है ये आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया जा रहा है। इतना आपको याद रखना है। इस बार की थीम आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 4 अलग अलग थीमों में मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसकी 4 व्यापक विषय हैं। सबसे पहला
वास्तुकला और कार्यात्मक आवश्यकताएं। ठीक है, ये है। दूसरा है मैनेजमेंट। ठीक है। तीसरा है संग्रह अवधि और संरक्षण अभ्यास। और चौथा है शिक्षा और श्रोता जुड़ाव। शिक्षा और श्रोता जुड़ाव, इसकी 4 थीम है और ये चारों ही आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्जाम में कोई से भी पूछ सकता है। ठीक है, इसका मेन फोकस किस पे रखा गया है? तो इसका मेन फोकस रखा गया है रिमेजिनिंग म्यूजियम ग्लोबल समिट 2022 भारत के संग्रहालयों को विकसित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। दोस्तों, जो भारत की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ बनाई थी 2021 में, यानी 15 अगस्त 2021 को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया है, उस पे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ठीक है, इस पूरे साल को आज़ादी के अमृत महोत्सव के साल के रूप में मनाएंगे। तो इसी के तहत दोस्तों ये जो ग्लोबल समिट है ये आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार दिया गया है? तो अभी परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को दोस्तों 18वां स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दोस्तों सर्वश्रेष्ठ एमएलए या सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है और अभी नितिन गडकरी को दोस्तों ये पुरस्कार जो है मिल गया है। ठीक है, आपको पुरस्कार और प्राप्तकर्ता का नाम याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमय पुरस्कार से नवाजा है। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों 2020-21 के लिए इनको मिला है। किस लिए? दक्ष संसद सदस्य के रूप में। ठीक है दोस्तों, यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वचनालय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के एक कुशल विधानसभा सदस्य हैं जो कि एमएलए थे, कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन की टाइप दोस्तों अवार्ड्स और ऑनर से रिलेटेड थी, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर पढ़ लेते कि किस किस को अभी लास्ट में अवार्ड्स दिए गए हैं। सबसे पहला वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 ये श्रीजेश को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद असम का सर्वोच्च सम्मान असम वैभव सम्मान ये रतन टाटा को दिया गया है। उसके बाद राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये 29 बच्चों को दिया गया है। उसके बाद प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार ये अल्बर्ट ओली को दिया गया है। उसके बाद 12वीं भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ये हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड ये सुष्मिता सेन को दिया गया है। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमदाबाद आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या होगा? तो अभी अहमदाबाद आईपीएल ने दोस्तों अपना नाम जो है चेंज किया है और ये नाम चेंज करके दोस्तों गुजरात टाइटंस के नाम से पेश किया है। ठीक है, अब जो 2022 में आईपीएल होने वाला है तो उसमें अहमदाबाद आईपीएल की टीम है उसका नया नाम गुजरात टाइटंस होने वाला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। गुजरात टाइटंस सीवीसी कैपिटल के स्वामित्व वाली नई अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम है। ठीक है दोस्तों, ये गुजरात टाइटंस को कौन स्पॉन्सर कर रहा है? ये सीवीसी कैपिटल कर रहा है। ठीक है, हार्दिक पांड्या इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में फ्रेंचाइजी का नेतृत्व करेंगे। तो गुजरात टाइटंस का जो प्रमुख होगा वो हार्दिक पांड्या होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा था। ये सब जानते कि अभी लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम लखनऊ सुपर जायंट्स रखा था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया है और शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम किया गया है तथा पवाई का नाम माखन नगर के नाम से बदला गया है। तो इतना भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो अभी गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी थे, लेकिन गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए एशिया के सबसे अमीर और भारत के भी सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऐसा करके दोस्तों गौतम अडानी जो है ये टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में जो है शामिल हो गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में जानते हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार गौतम अडानी की कुल संपत्ति 85.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो 8 फरवरी 2022 तक मुकेश अंबानी के 87.9 बिलियन डॉलर
एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुकेश अंबानी की 87.9 बिलियन डॉलर थी, तो वहीं गौतम अडानी की जो कुल संपत्ति थी वो 88.5 बिलियन डॉलर थी, और ऐसा करके ये मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपनी निजी संपत्ति में करीब 12 अरब डॉलर की बढ़ोतरी के साथ वह दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद वैश्विक स्तर पर एलोन मस्क को 235 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में नामित किया गया है। एलोन मस्क की कितनी संपत्ति है? ये 235 बिलियन डॉलर है। ठीक है, उनके बाद जेफ बेजोस की कुल संपत्ति 183 बिलियन डॉलर और बर्नार्ड अर्नोल्ड की कुल संपत्ति 168 बिलियन डॉलर है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का टाइप था रीसेंट रिपोर्ट से, कि हाल ही में आई रिपोर्ट ने ये बताया है। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि किस रिपोर्ट ने क्या बताया है। सबसे पहला S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और इसके अनुसार 2021 में भारत में फिनटेक कंपनियों में निवेश सबसे ज़्यादा रहा है। ठीक है, उसके बाद भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 आई है, जो कि जम्मू कश्मीर जो है सबसे टॉप पर रहा है। उसके बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार जनवरी 2022 में हरियाणा राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी रही है, 23.4%, और 0.7% के साथ तेलंगाना टॉप पर है कि यहाँ पे सबसे कम बेरोजगारी है। हालांकि पूरे भारत में ही बेरोजगारी है, लेकिन तेलंगाना राज्य में सबसे कम बेरोजगारी आंकी गई है। उसके बाद फर्म काउंटर पॉइंट टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च के अनुसार चिप बनाने वाली कंपनी इंटेल को दोस्तों सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद WGC की रिपोर्ट के अनुसार सोने की वैश्विक मांग में 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, WGC की फुल फॉर्म वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल होगी, और इसने कहा है कि पूरे विश्व में सोने की मांग 10% बढ़ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, अभी UNEP ने माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। दोस्तों, माझी वसुंधरा जो है ये महाराष्ट्र राज्य की एक योजना है, और इसी को आगे बढ़ाने के लिए UNEP ने महाराष्ट्र राज्य के साथ अभी समझौता कर लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP के नाम से जाना जाता है, ने अपनी माझी वसुंधरा अभियान का समर्थन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये जो समझौता है यह ऊर्जा के सतत उपयोग और पर्यावरण विकास की दिशा में एक पहल है। माझी वसुंधरा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरी धरती, यानी माई अर्थ। ठीक है, यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है। ठीक है दोस्तों, अब बात महाराष्ट्र की गई है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 में की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हैं। UNEP, दोस्तों UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी के केन्या में। ठीक है, इसकी स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। इसके प्रमुख इंगर एंडरसन है। इंगर एंडरसन इसके प्रमुख हैं। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का टाइप था कॉम्प्रोमाइजेज, यानी समझौते से रिलेटेड। तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं समझौते से, कि अभी कौन कौन से समझौते हुए हैं। सबसे पहला, नीति आयोग और US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसको USAID के नाम से जाना जाता है, और समृद्ध पहल के तहत बाजारों और संसाधनों तक सतत पहुंच के लिए अभी इन्होंने समझौता किया है। आपको सिंपली ये याद रखना है, नीति आयोग और USAID ने समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद ICICI लोम्बार्ड ने साइबर बीमा के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद वेदांता लिमिटेड ने सिंडिकेट सुविधा लेने के लिए यूनियन बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र के विकास के लिए SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। ठीक है, उसके बाद टेरेपे ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए NPCI, जिसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहते हैं, इसके साथ साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अभी विश्व दलहन दिवस 2022 ये 10 फरवरी को मनाया गया है। राइट आंसर इसका बी होगा, 10 फरवरी। ठीक है, पूरे विश्व में दोस्तों दालों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व दलहन दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जानते हैं।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जिसे FAO कहते हैं, द्वारा वैश्विक भोजन के रूप में दालों, जिसे सूखी बीन्स, दाल, सूखे मटर, छोले, लुपिन के महत्व को पहचानने के लिए इस दिन की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस बार की थीम याद रखनी है आपको। इस विश्व दलहन दिवस 2022 की थीम है युवाओं को स्थायी कृषि खाद्य प्रणाली प्राप्त करने में सशक्त बनाने के लिए दलहन। ठीक है, तो ये थीम है, ये थीम आपको याद रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का टाइप इंपॉर्टेंट डेज यानी महत्वपूर्ण दिवस से था, तो लास्ट के टॉप 5 करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं कि भारत में कौन कौन से देश मनाए गए हैं। सबसे पहला वित्तीय साक्षरता सप्ताह, ये दोस्तों ये RBI द्वारा मनाया जा रहा है और ये जो है ये 14 से 18 फरवरी के बीच मनाया जाएगा। इसकी थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 8 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है ना। और ये क्या है, इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए इसकी थीम होगी। उसके बाद विश्व न्यूटेला दिवस, ये 5 फरवरी को मनाया गया है। उसके बाद विश्व कैंसर दिवस, ये 4 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम याद रखनी है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसकी थीम होगी। दोस्तों, डेज वाले क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसकी थीम भी याद रखनी है और कब मनाया गया है और कौन सा दिवस है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ये भी 4 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को मनाया गया है और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो ये थीम भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया गया है। ये 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो अभी प्रदीप शाह दोस्तों फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फ्रेंड्स, फाइजर जो है ये एक हेल्थ केयर कंपनी है जो कि कई तरह के हेल्थ के प्रोडक्ट और विभिन्न प्रकार की वैक्सीन्स बनाती है। इसने कोविड-19 की वैक्सीन भी बनाई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, फाइजर इंडिया ने RA शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो फाइजर है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी यूनाइटेड स्टेट में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने मलेशिया फिनटेक स्टार्टअप क्लेर्क का अधिग्रहण किया है। तो अभी रेजर पे ने मलेशिया फिनटेक स्टार्टअप क्लेर्क का अधिग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि किसने किसका अधिग्रहण किया है। क्लेर्क का अधिग्रहण रेजर पे ने किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, मलेशियाई फिनटेक फर्म क्लेर्क में बहुमत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के साथ रेजर पे ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार किया है। कंपनी का मूल्य 19 से 20 मिलियन के बीच है। ठीक है दोस्तों, 19 से 20 मिलियन डॉलर के बीच में कंपनी जो है ये खरीदी है रेजर पे ने। रेजर पे को अगले 1.5 साल में पूरा अधिग्रहण पूरा करने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, अब रेजर पे की बात है तो इसके CEO हर्षिल माथुर है। रेजर पे की स्थापना 2013 में की गई थी और ये जो क्लेर्क है, क्लेर्क कंपनी की स्थापना जैक लियू और स्टीव कुसिया ने 2018 में की थी। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों मैंने आपको टॉप 10 करंट अफेयर्स करवा दिए हैं। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर का बूस्टर डोज। करंट अफेयर के बूस्टर डोज में कौन कौन से क्वेश्चन है देख लेते हैं। हाल ही में किसने पावरथॉन 2022 कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो अभी हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने पावरथॉन कार्यक्रम 2022 को लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो है ये बिजली के पावर कट्स और बिजली की बचत के लिए, इन सबको सुधार करने के लिए पावरथॉन कार्यक्रम 2022 मनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, बिजली विभाग की टीम को एक साथ लाने के लिए पूरे भारत में दोस्तों पावरथॉन 2022 कार्यक्रम मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना है। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड दोस्तों 2021 में सोने का सबसे बड़ा खरीदार बना है। यानी 2021 में सबसे ज़्यादा सोना किसने खरीदा है, वो खरीदा है सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने। फ्रेंड्स, दिसंबर 2021 के अंत में टोटल 90 मीट्रिक टन सोना जो है ये सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड ने खरीदा है। और दोस्तों भारत जो है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना है और इसने 77.5 मीट्रिक टन सोना खरीदा है। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है कि सोने का सबसे बड़ा खरीदार 2021 में सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड बना है और भारत में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे नंबर पर आता है पूरे विश्व में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो अभी मध्य प्रदेश में भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
ये क्या करेगा दोस्तों, ये बायोमास से दोस्तों हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। 30 टन बायोमास से दोस्तों ये जो है ये 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो ये संयंत्र जो है ये अभी भारत का पहला बायोमास आधारित संयंत्र है, ये मध्य प्रदेश में लगाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित हुए हैं? संजय मल्होत्रा दोस्तों वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नामित हुए हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना और ये कहाँ नियुक्त हुए हैं ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मंत्री दोस्तों निर्मला सीतारमण है, तो इतना भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भारत की किस टनल को दुनिया की सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया है? तो अभी अटल टनल को दोस्तों वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल के रूप में प्रमाणित किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, राइट आंसर बी होगा, अटल टनल। ठीक है दोस्तों, ये थे दोस्तों आज के 11 फरवरी 2022 के करंट अफेयर जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे 12 फरवरी 2022 में कौन कौन से करंट अफेयर्स हुए हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।